हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटेरियन व्यू। और हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज में एक्ट्स के बारे में। तो कंपनी राज या फिर ब्रिटिश रूल के अंदर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये सारा वो लिस्ट ऑफ एक्ट है जो कि हमें पढ़ना है। इट फील्स लाइक ये बड़ा होगा, इसमें से कुछ कुछ लेंदी होगा, थोड़ा बहुत कुछ छोटे मोटे एक्ट्स भी होंगे, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ थोड़े कम इम्पोर्टेंस वाले भी होंगे। बट वी हैव टू कवर ऑल इट क्योंकि ये हमें पढ़ना ही है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। एक्ट है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने बहुत ही इसे प्रिसाइज वे में कोशिश किया है इसके कंटेंट्स को डेवलप करने का। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, फिर जो भी सर्कमस्टांसेस थे या फिर जो इसका बैकग्राउंड रहा है, क्या कॉजेज रहे हैं उसके बारे में। देन आफ्टर प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और सिग्निफिकेंस। ओके, सो दिस इज होल विच यू कैन से एनालिसिस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसके थ्रू। उसके बाद सी हियर ये मैप है, ओके, वैन एंड हेस्टिंग्स के टाइम का। तो वो कुछ इस टाइम का, मतलब 1773 के आसपास। सो यू कैन इजीली सी कि उस टाइम किस तरीके से प्रेसिडेंसीज हैं अलग अलग, जहाँ पे ब्रिटिश रेन है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। तो ये सब फिर हम आगे देखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक्ट पे फोकस करना है। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। वी ऑल नो दैट कंपनी दैट रूल्ड ऑन अस। सो बात करते हैं, तो ये कंपनी जो थी, ठीक है, ये एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी। तो अ, इसका हमेशा से ये रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल, उन्हें एक सोवरेंटी मिली थी, ठीक है, जबकि वो यहाँ ट्रेड करने आए थे लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को, जो उन्हें चार्टर मिलता था वहाँ पे, ठीक है, वो हम चार्टर एक्ट्स में पढ़ेंगे कि जब उन्हें ट्रेड करने का चार्टर मिलता था एक, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला था नहीं। तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन चार्टर का, उन्हें जो पावर्स मिला था उसका मिसयूज करने लगे वो लोग। और जिसके कारण जो लोग थे ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। एक तो भाई तुम कहीं और से आ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, चलो वहां तक सही है, फिर अब रूल करना स्टार्ट कर दियो, हमारे डेली लाइफ में तुम इंटरप्ट कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो जो पावर है उसका, वो लोगों की आंखों में खटकेगा, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या ब्रिटेन। तो बहुत बार कोशिश की गई कंपनी के इन पॉलिटिकल पावर्स को छीनने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने अ, उसे एक बहुत ही अच्छा एक मौका मिला, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है ना वो सब कहीं ना कहीं आके इसी लाइन पे रुक जाता है। वो मौका जो आने का जो प्रोसेस था, वही उसका बैकग्राउंड है इस एक्ट का। तो पार्लियामेंट से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने फाइनेंशियल हेल्प मांगी और पार्लियामेंट को अपॉर्चुनिटी मिल गया एक एक्ट लाने का। उसने रेगुलेट किया ब्रिटिश और इंडिया दोनों जगह, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किस एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, तो ये सबसे पहला एक सीरीज था। मतलब जितने भी पार्लियामेंट्री चेंजेस हुए हैं ना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें से ये एक लॉन्ग सीरीज था। मतलब वो 1773 से लेकर 1947 तक, इतना लंबा जितना भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है उसका वो सबसे बिगिनिंग था, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। ठीक, तो सरकमस्टांसेस क्या थे, जो ऐसा क्या सिचुएशन बना कि एक्ट लाना पड़ा, ठीक है, रेगुलेट करना पड़ा। तो सबसे पहला जो था कॉज, वो था एगिटेशन फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। तो बेसिकली
जो पार्लियामेंट में था, मतलब पार्लियामेंट में जो भी लोग थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हेयर वी विल ओनली इफ वी टेक द नेम ऑफ पार्लियामेंट, तो अभी हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है। तो कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी कि भाई आप ट्रेड करो, जाओ वहाँ पे अपना एक्सपेंशन करते थे, मतलब यहाँ पे आके वो ट्रेड के अलावा भी बहुत सारा काम करते थे, ठीक है। तो इसके कारण वहाँ पे जो भी लोग थे, जो दूसरे मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे जो ब्रिटेन में, वो कहीं ना कहीं जेलस हो गए थे इस बात से, और एगिटेशन था पहले से ही, पार्लियामेंट के लोगों में भी था कि क्राउन को कहीं ना कहीं इसमें ना थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए, कि कैसे भाई कंपनी इतने मतलब कि वो इतना ज्यादा कैसे, वो इतना उसका मोनोपोली इतना बढ़ गया कि वो क्राउन से भी कुछ डर नहीं रहा है, वो बस अपने मर्जी से वहाँ उसके सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। तो ये पहला एक रीजन था। नेक्स्ट जो रीजन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टी। अब भाई बात भी तो सही है कि आखिर जब सारे लोग बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में बात चल रही है कि नहीं कंपनी अपने पावर्स का मिसयूज करे, तो फिर क्या दिक्कत हुई, पार्लियामेंट रेगुलेट कर ले, पार्लियामेंट उसके पावर्स को ले ले। लेकिन नहीं, पार्लियामेंट में एक प्रॉब्लम था, ये दिक्कत उसे फेस करना पड़ रहा था कि ये जो बात है ना, ये 18th सेंचुरी के टाइम की है। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड जो था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसे एक सेक्रेड माना जाता था, एक राइट, ठीक है, बहुत ही सेक्रेड माना जाता था। जिसके कारण तो कंपनी ने यहाँ क्या किया था कि उसके क्राउन का मतलब जैसे ऐसा था कि ब्रिटेन में कि क्राउन के अलावा कोई और टेरिटरी पजेस नहीं कर सकता है, पजेस यानी रखना, ठीक है। तो कोई और टेरिटरी का पजेशन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे थी, लेकिन इन्होंने, इतने ये शातिर थे, इन्होंने क्या किया कि वो खुद के नाम पे नहीं, बल्कि जो लोकल रूलर्स थे उनके कैपेसिटी पे, मतलब उनको बस आगे रख के उनको, वो कहते हैं ना एक, हाँ, उन्हें डी ज्यूरे वो मेंबर मतलब थे जो लोकल रूलर्स थे, और डी फैक्टो कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो डी फैक्टो रूलर्स थे। तो ये सब बात, ये बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर, तो जो दो बैटल हुए थे उसमें ऑब्वियसली कंपनी ही जीती, चाहे वो स्ट्रेंथ से चाहे वो स्ट्रेटजी से। तो उसके बाद कंपनी को निजामत और दीवानी मिल गई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, जिसके बाद से उन्होंने जो भी टेरिटरी है उनको पजेस करने लगे थे। लेकिन क्राउन इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम इंग्लैंड में बहुत ही सेक्रेड राइट माना जाता था, ठीक। और ये वो पिक्चर है ऐसी, ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये मीर जाफर है जो नीचे है यहाँ पे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो फ्लैग है उसे ये लगा रहे हैं, कोई एक ब्रिटिश है। तो प्लासी में जब वो जीत गया था, रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत काफी एम्बिशियस इंसान था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिश के एडवेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। इस सीरीज में बस हम एक्ट पे ध्यान देंगे। तो दूसरा जो कॉज था वो था डुअल सिस्टम का इविल। तो रॉबर्ट क्लाइव, मतलब कह सकते हैं उन्होंने अपने लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन बाद में वो उल्टा पड़ गया। तो उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ना डुअल सिस्टम को लागू किया। अब इस डुअल सिस्टम में ये था कि जो लोग थे उन्हें बहुत बुरा सा एक्सपीरियंस हुआ गवर्नेंस का, ठीक है। और गवर्नमेंट की तो बात कहीं ही नहीं, वो कुछ चला ही नहीं, सरकार क्या चले, लोग का वेलफेयर क्या हो। करप्शन इतना बढ़ गया इस सिस्टम के कारण, ऑपरेशन जो लोग को का होता था वो बहुत बढ़ गया, एक्सेस रेवेन्यू मांगते थे। इवन जब फेमाइन आई थी बंगाल में 1770 में, तो वो एक तरीके से कहा जाता था कि हाँ ठीक है, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स जो थे वो भले ही रीजन ना हो फेमाइन का, लेकिन जो उनका एक रवैया था फेमाइन को लेके, मतलब उन्हें जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उसके उल्टा उन्होंने और ज्यादा रेवेन्यू लोगों से वो लेने लगे, और जिसके कारण
बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम कोलैप्स कर गया, सरकार बिल्कुल इधर-उधर, पूरा chaos फैल चुका था यहाँ पे, लोकल मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सब कुछ एकदम तहस-नहस इन्होंने करके रख दिया था। उसके बाद जो ब्राइब और प्राइवेट ट्रेड था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लाइक एक तो कंपनी का खुद का ट्रेड था, फिर जो उसके पर्सनल थे, जो उसके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी खुद का एक ट्रेड स्टार्ट करके रखा था। ब्राइब लेते थे उन्होंने, वो क्या करते थे, उनके पास ना जो भी एक जैसे कि उन्हें बहुत ये मिला रहता था राइट, कि आपका जो ट्रेड होगा उस उन्हें एक कार्ड टाइप का कुछ ऐसा मिलता था कि आप यहाँ पे क्या करते हो, तो फ्री से ट्रेड कर सकते हो, अपने सामान को मूव कर सकते हो। तो बड़े मर्चेंट जो होते थे उन्हें ये कार्ड बेच देते थे और उसके बदले वो उनसे हैवी अमाउंट ले लेते थे। तो इनका खुद का एक अलग ही बिजनेस चलता था। तो प्राइवेट ट्रेड और पोजीशन जो है इतना इलीगल वर्क वो लोग इंटरनली करने लगे थे, साथ ही साथ अपने पावर का जितना अब्यूज कर सकते थे वो करने लगे। और ये कंपनी के जो सर्वेंट्स का ये ऐसा जो उनका एक तरीके से कहो कि एटीट्यूड था ना, वो कंपनी के लिए ही अंत में घातक होने वाला था। और ये इतना इलीगली यहाँ से कमाते थे कि वहां पे जब यहाँ से वो वापस ब्रिटेन जाते थे तो लोग इन्हें इंडियन बाबूज कहते थे। और इंडियन बाबू से जो जेलसी थी वहां लोगों की, तो वो इस कदर थी, और कारण भी था, वो यहाँ से जाते थे, वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड हो जाते थे, वो पार्लियामेंट में सीट खरीद लेते थे और मैनिपुलेट करते थे पॉलिसीज को गवर्नमेंट की। मेरे हिसाब से वो मेरे मतलब मेरा जो ये पावर है वो बना रहे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रीजन था, अब क्या हुआ ना कि जब से कंपनी आई यहाँ पे इंडिया में, तब से इसने कभी भी ना वो हार का स्वाद नहीं चखा। ये अपने पॉलिसीज की वजह से या इनके पास बहुत ही एडवांस हथियार थे, सब चीज की वजह से, तो स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ दोनों की वजह से ये जीतते गए। लेकिन 1769 में हैदर अली के साथ जो इनका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था मद्रास में, वहां कंपनी ने पहली बार हार का स्वाद चखा। और क्या हुआ कि हैदर अली ने अपने शर्तों पे एक ट्रीटी भी इनसे साइन करवा ली। अब ये बात जैसे ही पहुंचा इंग्लैंड की, अरे युद्ध हुआ है और ये लोग हार गए हैं। पहला तो प्रेस्टीज पे बात पड़ा, दूसरा खर्च जो तुम्हारा हुआ है, तुमने जो डिस्ट्रक्शन किया है पैसों का, उसका भरपाई कौन करेगा। ठीक, तो ये सब एक तरीके से एक बैकग्राउंड मतलब एक पेवमेंट तैयार कर रहा था रेगुलेटिंग एक्ट के आने का। नेक्स्ट था फेलियर्स ऑफ द कंपनी। तो फेलियर था इस टाइप का, लाइक ड्यूअल सिस्टम, और जो एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस था। अ, उसके बाद ये सब जो है ना, कंपनी के अंदर जो करप्शन था वो कंपनी को ही डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा था। ओके, और ये क्या हुआ कि 1769 में जो ये इस युद्ध के कारण क्या हुआ कि कंपनी कंगाल होने लगी। ओके, और इन्हें होता था ना कि इन्हें हर साल एक एन्युटी पे करनी होती थी। ओके, तो इन्हें हर साल एन्युटी पे करनी रहती थी 4 मिलियन पौंड की। लेकिन 1773 में ये नहीं कर पाए थे, उसी साल ये नहीं कर पाए थे। और 1769 में तो इनके ऊपर एटलीस्ट मतलब 6 मिलियन पौंड का इन पे कर्ज था। ठीक है, तो यू कैन सी कि कंपनी किधर जा रही थी। ठीक है, और ये एक तरीके से ना जो जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनके मन में ये बात खटक रही थी कि कंपनी तो गई, मतलब डूब गई, यू कैन से बैंक करप्ट हो गई। और जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो था कंपनी का रिक्वेस्ट लोन के लिए। तो दैट वाज नॉट द रिक्वेस्ट, दैट वाज द डेथ वारंट ऑफ द कंपनीज इंडिपेंडेंस। उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1772 के अगस्त में 1 मिलियन पौंड का लोन मांगा। और बस पार्लियामेंट को मौका मिल गया जिसका वो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। पार्लियामेंट ने बस एक सेलेक्ट कमेटी बिठा दी कंपनी के अफेयर्स को इंक्वायर करने के लिए कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। फिर लॉर्ड नॉर्थ के गवर्नमेंट ने ये महान काम किया। और उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि जो शेयर्स का वो डिक्लेरेशन कर रहे थे कंपनी और उनके जो डिमांड का लोन था, इसमें बहुत डिफरेंस था। इसलिए उन्होंने एक दूसरी कमेटी बैठाई
ठीक। वो था एक सीक्रेट कमेटी। इसने ये सीक्रेट कमेटी का काम था कि बैंकरप्सी जो है कंपनी की उसको, और एक तरफ कंपनी कंगाल हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, डेट में जा रही है, लेकिन वहीं इसके जो सर्वेंट्स थे वो बस वेल्दी हुए जा रहे हैं। तो इसका बीच का जो डिफरेंस था, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको देखने के लिए, इंक्वायर करने के लिए इन्होंने एक दूसरी कमेटी, सीक्रेट कमेटी बिठाई। उसके बाद फिर मतलब उसी साल के स्प्रिंग्स में इसने 2 एक्ट पार्लियामेंट ने पास किए। पहला एक्ट के थ्रू कंपनी को 14 मिलियन पाउंड का लोन मिला, 4% इंटरेस्ट और कुछ शर्तों पे। और दूसरा जो एक्ट था वो स्वयं थे रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक। अब प्रोविजंस की बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रोविजंस जो था रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन पेपर, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आई तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस की बात करते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि पहले था कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों अलग अलग थे, इनका खुद का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता था। तो इसने क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मेन बना दिया और इसके सबऑर्डिनेट कौन हो गए, बॉम्बे और मद्रास। ओके। और इसने एक यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसके हेड कौन थे, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी टेरिटरी थे उनके। और अब इस एक्ट के थ्रू, मतलब इस एक्ट के बाद अब जो गवर्नर होंगे बॉम्बे और मद्रास के, वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, तो गवर्नर जनरल के लिए अकाउंटेबल होंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के होंगे। फिर एक इन्होंने कॉलेजिएट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बंगाल में, जिसमें गवर्नर जो थे अपने काउंसिल के साथ फोर्ट विलियम में रहते थे, और फोर्ट विलियम में ही गवर्नर जनरल का वहीं से वो हेड होता था, एक तरीके से हेड, यू कैन से हेड क्वार्टर टाइप। तो वो था। और वारेन हेस्टिंग्स जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। उसके बाद फिर ये जो जनरल क्लेवरिंग हो गए, रिचर्ड बारवेल, कर्नल मैनसन और फिलिप फ्रांसिस, ये लोग उनके काउंसिल में थे। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स और इन चारों का नाम ना एक्ट में पहले से ही था। ठीक है, एक्ट में ही था। और इसके बाद का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कंपनी करेगी, तो इनका अपॉइंटमेंट इनको करना ही था। उसके बाद जो 3 मेंबर्स थे इनमें, इनके वो तीनों मिलके कोरम बनाते थे, जिनका टेनर कितना होता था, 5 साल तक। और ये तभी रिमूव किए जा सकते थे जब ब्रिटिश किंग जो होता है वो रिकमेंड करेगा, आई मीन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो रिकमेंड करेंगे किसको, ब्रिटिश किंग को, और ब्रिटिश किंग ही इनको रिमूव कर सकता था। तो इन्होंने ऐसे बहुत कोशिश की एक लंबा सा प्रोसीजर बनाने का कि चलो करप्शन को हम कम करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो सिविल और मिलिट्री जो गवर्नमेंट है, इस लाइन को याद रखना। ठीक है, ये प्रोविजन जो है ये आगे भी हमें एक बार और रिवाइज करना होगा। तो सिविल और मिलिट्री जो गवर्नमेंट है वो किसके आधार पे एक्ट करेगी, तो ब्रिटिश लॉ के हिसाब से। और उसके बाद उन्हें जो गवर्नमेंट थी उन्हें लॉज बनाने का अधिकार था, ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार था, और गुड गवर्नेंस उन्हें करना था। उसके अलावा गवर्नर जनरल को क्या था, एक कास्टिंग वोट था। ठीक है। 1774 में इस एक्ट के रिकमेंडेशन पे एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ फोर्ट विलियम में। ठीक। ये कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एमपी थे, और फिर उनके साथ 3 और जज। तो चीफ जस्टिस के साथ 3 और जज थे, और जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स थे, जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट थे बंगाल में, यूरोपियन और इंडियन, ये सारे इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते थे। ठीक। और ये कंपनी के खिलाफ, जो भी कंपनी उन्हें ऑप्रेस कर रही है या फिर कुछ ऐसे अगर कुछ इलीगल वर्क्स कर रही है, तो उन्हें ये, उनके खिलाफ ये उस कोर्ट में जा सकते थे। ठीक है, ये कोर्ट वाला और इससे पहले वाला ये लॉ वाला, ये दोनों चीज को याद रखना, क्योंकि ये फिर आगे के एक्ट में भी इससे रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा होगी। अब गवर्नर जनरल के सैलरी की बात कर लेते हैं। तो उन्हें सबसे ज्यादा था, उनके मेंबर्स को फिर 10,000 पाउंड कुछ ऐसे, फिर इन्हें 8,000 पाउंड और इन्हें 6,000 पाउंड। तो ये सक्सेसिवली जैसे जैसे वो
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस उन्हें सैलरी मिलती थी, और मिनिमल इन्हें रखा गया था ताकि ज़्यादा करप्शन ये सब नहीं हो। ठीक है, इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की थी एक्ट बनाने की। उसके बाद फिर ब्राइब और प्रेजेंट प्राइवेट ट्रेड और जितने भी सारे अदर माल प्रैक्टिसेस है उन पे इन्होंने प्रोहिबिशन लगाया था एक्ट के थ्रू, मतलब आपको ये सब में अब नहीं रहना है। उसके बाद फिर एक्ट के आधार पे कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया, उसको ना रेट जब लेते हैं ना, रेट इंटरेस्ट का, उसको 12% से ज़्यादा नहीं लेना था। ठीक है, अपने मनमाना ढंग से आप नहीं ले सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं, 12%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, उसके बाद फिर ये तो हुआ भाई इंडिया में चेंजेस हुए। ठीक है, होम में यानी कि इंग्लैंड में क्या क्या चेंजेस हुए, तो इंग्लैंड में क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके टेनर को 4 साल कर दिया गया। ठीक है, जिसमें से 1/4 हर साल रिटायर होंगे। ठीक है, तो 4 साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टेनर हो गया, उनका कार्यकाल हो गया, जिसमें से 1/4 हमेशा हर साल रिटायर करेंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका नंबर ना अब 24 फिक्स कर दिया गया। ठीक, और इनको जितने भी सारे इंफॉर्मेशन इन्हें यहाँ से मिलती थी कंपनी से, वो सब कुछ, चाहे वो रेवेन्यू हो, ट्रेजरी हो, जो भी डीलिंग्स हुई है वो सब के बारे में, वो सबको इनको पार्लियामेंट के सामने रखती थी। अब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे उनमें जो शेयर होल्डर्स, तो पहले उनका था कि वो अगर $500 का, मतलब अगर शेयर है उनके पास तो 500 पाउंड का, तो वो बन सकते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। लेकिन उसके जो अमाउंट थे उसको सीधे ट्वाइस कर दिया गया और 1000 पाउंड कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे वैरन हेस्टिंग्स, जो हमारे नहीं, पता नहीं किसके हैं, लेकिन जो भी हो, वैरन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं मेरिट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट की। तो मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर पे बहुत अच्छा काम था, लेकिन के बाद वाला डिमेरिट्स में पढ़ेंगे, अभी पेपर वाला ही बात कर लेते। तो बहुत ही क्लियर और सॉलिड फुटिंग इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कोशिश किया था। एक कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम एक थोड़ा सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ कोशिश की गई थी कि हाँ बनाने का एक हो, लाइक एक ऑर्डिनरी रूल जो कंपनी का था, उसके अलावा कुछ जो मतलब पार्लियामेंट का इंटरवेंशन था, तो थोड़ा बहुत वो होता है ना एक, उन्होंने तो अपने हिसाब से काफी इसे सही करने की कोशिश की, और ये बहुत सारे वेलकम चेंजेस भी लाए, जैसे कि कॉलेजिएट सिस्टम हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, जो भी क्योटिक अफेयर्स था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का, उसको वो रिमूव करने की कोशिश की गई। रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब एक तरीके से उन्हें रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने पड़ते थे, तो इन्होंने एक तरीके से कोशिश किया कि चलो जो मिसकम्युनिकेशन था, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसीज में, वो बहुत हद तक कम इन्होंने करने की कोशिश की। ये एक्ट जो कंपनी का एक कंफ्यूजिंग पोजीशन था ना, मतलब कि आप ट्रेड करने के लिए आए हो और कर रहे हो पॉलिटिक्स, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने बस उसे कहा कि आप कमर्शियल कंसर्न के लिए हो और वहीं तक बस लिमिटेड रहो। तो उन्होंने रेगुलेट किया उसके अथॉरिटी को, ठीक है, कि आप कहाँ तक आगे जा सकते हो, एक लाइन ड्रॉ की उनके लिए। उसके बाद फिर क्राउन थोड़ा सा अपना कंट्रोल लाया कंपनी के ऊपर, उसके पावर्स को कर्टेल किया गया। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करप्शन पे बहुत कोशिश की कि करप्शन, ब्राइब, ये जो प्राइवेट ट्रेड है, इन पे हम जितना ज़्यादा इसको अबॉलिश कर सके, और इवन गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को भी बिल्कुल किसी भी प्राइवेट ट्रांजेक्शन में आपको नहीं हिस्सा लेना है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया जैसे वास्ट टेरिटरी को ना एक जगह कंसोलिडेट करने का एक पहला स्टेप था। ठीक है, जो आज से पहले तक नहीं हुआ था। अब डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये सब बता देगा। तो जो एक्ट था ना, वो ना ही डेफिनेट कंट्रोल दिया काउंसिल का, ना ही ना ही डायरेक्टर्स का उन मतलब कि कंट्रोल दिया उसके सर्वेंट पे, ना ही गवर्नर जनरल को डेफिनेट कंट्रोल दिया काउंसिल पे, और ना ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी को एक डेफिनेट कंट्रोल दिया मद्रास और बॉम्बे पे।
तो प्रैक्टिकली जब बात करें ना तो इट वाज टोटल फेल। उसके बाद गवर्नर गवर्नर जनरल को बहुत सारे पावर्स मिले, लेकिन जो उनकी काउंसिल थी वो तो इन्हें तंग करके रख दी थी। मतलब कि हर बार वो आउट वोटेड हो जाते थे, लाइक काउंसिल हमेशा जीत जाती थी। और लाइक 1774 से लेके 76 तक उनकी ऐसी स्थिति थी जब तक कि पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आ जाए। ठीक है, तो वो सारे केस में खुद को बिल्कुल सारे पावर्स होते हुए भी वो किसी काम के नहीं थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कहीं ना वो उसके जुरिस्डिक्शन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया ना कि वो एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाया कि कहाँ पे वो उसका जुरिस्डिक्शन काउंसिल के जुरिस्डिक्शन को ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो है ये दोनों टॉपिक्स, ये जो दो इशू है इसे फिर बाद में अ, कोशिश करी करी गई ठीक करने की पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद एक जो अनफॉर्चुनेट फीचर था इस एक्ट का, अब इन्होंने क्या कहा कि आपको हर हर बार ना मतलब पार्लियामेंट के सामने ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, कैसे रेवेन्यू लिया, क्या क्या डीलिंग्स हुई इंडिया से आपकी, तो पेपर वहां भेजो पार्लियामेंट में। अब भाई वहां कोई इंडियन अफेयर्स का कोई वैसा कोई नॉलेजेबल आदमी ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आदमी ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, दूसरी बात फिर ये थी कि जो कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, ठीक है, जो इन जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में थे वो बहुत बायस थे। किस नेचर में, तो उन्हें लगता था कि जो भी करप्शन ये सब हो रहा है ये गवर्नर जनरल की गलती से हो रहा है। ठीक, तो इसलिए उनकी बात माननी नहीं है, चाहे वो सही भी बोले बिल्कुल नहीं माननी। फिर पार्लियामेंट मतलब कि एक तरीके से कोशिश बिल्कुल वो इनसफिशिएंट था। मतलब प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिकार तो दे दिया था लेकिन मद्रास और बॉम्बे मतलब वो खुद का ही अपना चलाते थे, वो पूरा कंट्रोल नहीं था उन पे। तो सारे रिस्पेक्ट पे जो एक्ट था वो जब ऑपरेशन में आया एक्चुअली में तो बस डिफेक्ट से भरा हुआ था और कुछ नहीं। फिर भी इम्पोर्टेंस है कुछ, अब हमें तो अच्छाई ढूंढ ही लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहले तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी के अफेयर को रेगुलेट किया, उसके पावर को कर्टेल किया, फिर चार्टर को उसके रिन्यू किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को राइट्स दिया कि वो सिविल और क्रिमिनल लॉ ये सब बना सकते हैं। उसके बाद पहली बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एक तरीके से यू कैन से वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। और ये कहीं ने एक लैंडमार्क है, ठीक है, जो पहली बार मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट उस ब्रिटेन के अंदर में उस टाइम बहुत सारे कॉलोनी उन्होंने स्टैब्लिश किए थे, लेकिन इंडिया के लिए ये काफी अलग सा एक्सपीरियंस रहा हो कि पार्लियामेंट ने पहली बार इसमें इंटरफेयर किया। तो वो एक अनचार्टेड सा एक सी में उन्होंने बस सेल करना शुरू किया इस एक्ट के थ्रू। ओके, तो इस ये कुछ ये पॉइंट्स हैं कि हाँ इम्पोर्टेंस कैसे रखता है ये एक्ट। तो पहला था कि ये बिगनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ब्रिटिश सोवरेंटी ओवर इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ ब्रिटिश का अधिकार अब ब्रिटेन का है, ब्रिटेन की सोवरेंटी के अंदर इंडियन टेरिटरी आता है, मतलब अब हो गए स्लेव। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इनिशिएशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, वो जो सिस्टम हमारा बना हेड है सेंट्रलाइजेशन ये सब। उसके बाद फिर प्रोवाइड अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंसीज, वी ऑल नो। उसके डेवलपमेंट ऑफ यूनिटरी सिस्टम। ओके क्लियर, तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं इस एक्ट के। और तो फिर ये मतलब इस तरीके से ये एक्ट हुआ पूरा। काम में जब आया जब इन प्रैक्टिस तो ये काफी बेकार से साबित हुआ। बाद बाकी सब कुछ सही था ऑन पेपर। तो ये बस इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये पहला एक्ट था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अंडर ब्रिटिश रेन, तो उसमें का ये पहला एक्ट था। ठीक, तो इसके लिए थैंक यू इस लेसन को पूरा देखने के लिए। आई होप कि समझ में आया हो। आई एम ट्राइंग, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्ट लेंदी होता है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, जब आगे जितने भी सारे एक्ट आएंगे वो थोड़े इससे भी ज्यादा ज्यादा लेंदी है। तो मैंने इसे बस कोशिश किया समझाने का। आई होप यू रियली enjoyed द वीडियो।
आई एम नॉट थिंकिंग, बिकॉज हिस्ट्री इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एंजॉय। सो बस ये इंफॉर्मेटिव रहा, मैंने इसमें कोशिश की, मैंने सारे कंटेंट डालने की, सॉरी कंटेंट तो मैंने वो जितना भी मुझे ये था, मैंने सारे कोशिश की कि हाँ कंसल्ट करके डिफरेंट बुक से, बाद बाकी आप कंसल्ट कर सकते हो बाकी और बुक से। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू सपोर्ट अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तब तो हम ऐसे, हमें इंस्पिरेशन एक तरीके से मिलते रहेगी कि हाँ कुछ चेंजेस करें या फिर थोड़ा सा नया वीडियो बनाते रहें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।